नमस्कार। नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर जेल में 1944 में लिखी थी। इसके एक शुरुआती चैप्टर में नेहरू जी अपने जीवन दर्शन के जटिल ताने बाने पर विचार करते हैं। भविष्य की अनिश्चितताओं के बावजूद नेहरू जी जीवन के आनंद और सौंदर्य में आशा की किरण देखते हैं। मनुष्य की असीम आंतरिक शक्ति में विश्वास प्रकट करते हैं जो युगों युगों से उस गरिमा और आस्था के साथ इस अज्ञात जगत को पार करवाती आई है। नेहरू जी लिखते हैं, मेरे जीवन का दर्शन क्या है मैं नहीं जानता। कुछ वर्ष पहले शायद मैं इसका जवाब देने में इतना नहीं झिझकता। तब मेरी सोच और मेरे उद्देश्यों में एक निश्चितता थी जो समय के साथ धुंधला कर लुप्त हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत, चीन, यूरोप और विश्व भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो समझ से बाहर और दुखी व परेशान करने वाली हैं। भविष्य धूमिल, अस्पष्ट और तिमिराच्छन्न हो गया है। उसकी जो स्पष्ट रूपरेखा एक बार मेरे दिमाग में थी वो मिट सी गई है। मूल विषयों पर मेरी दुविधा और संदेह ने मेरे तात्कालिक कार्यकलापों पर कोई रुकावट नहीं डाली, सिवाय इसके कि उसने उन गतिविधियों की तेज धार को कुछ कुंद कर दिया है। अब मैं उस तरह से काम नहीं कर पाता जैसे कि मैं अपनी युवावस्था में करता था। तब मैं धड़ल्ले से एक छूटे हुए तीर की तरह हर चीज को अनदेखी कर बस अपने लक्ष्य पर पहुंचने की कोशिश करता था। फिर भी मैं अपने काम में डूबा रहा क्योंकि मुझे काम करने की एक ललक है और उनका मेरे आदर्शों के साथ व्यवहारिक या काल्पनिक सामंजस्य भी हो जाता है। लेकिन जब राजनीति को पास से देखा तो मेरा मन विरक्ति से भर गया था। धीरे धीरे जीवन के प्रति मेरे संपूर्ण दृष्टिकोण में कायाकल्प हो गया। जीवन के आदर्श और उद्देश्य जो कल थे वो आज भी हैं, लेकिन उनकी आभा कुछ कम हो चली है और मैं उनकी ओर बढ़ता रहता हूँ, लेकिन उनमें वो वैभवपूर्ण सौंदर्य नहीं रहा जो दिलों को भाव विभोर और शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता था। बुराई की अक्सर जीत हो रही है, लेकिन इससे भी बुरा यह है कि जो सही और उचित लगता है उसमें भी विकृति और अश्लीलता आ गई है। क्या मानव स्वभाव वास्तव में इतना निकृष्ट है कि उसे सुधरने के लिए और उसे वर्तमान की वासना, हिंसा और धोखाधड़ी में लिप्त प्राणी से ऊपर उठाने के लिए सदियों की पीड़ा, वेदना और दुर्भाग्य से गुजरकर प्रशिक्षण लेना होगा? और इस दौरान क्या वर्तमान या निकट भविष्य में इसे मूल रूप से बदलने का हर प्रयास विफल होने के लिए अभिशप्त है? इस प्रकार नेहरू जी गांधी जी के साध्य और साधन यानी एंड्स और मीन्स के सिद्धांत पर भी चिंतन करते हैं। क्या ये एक दूसरे को प्रभावित करते हुए ऐसे जुड़े हुए हैं कि अलग नहीं हो सकते? यदि कोई गलत तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना चाहे तो वह साध्य यानी सामने दिख रहे लक्ष्य को बिगाड़ देगा या नष्ट ही न कर देगा। लेकिन हो सकता है कि सही तरीके इस्तेमाल करना कमजोर और स्वार्थी स्वभाव की क्षमता से ही परे हो। तो फिर इंसान क्या कर सकता है? कुछ न करना तो हार मानना और बुराई के आगे झुक जाना है। कुछ करने का मतलब अक्सर किसी न किसी बुराई और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली सभी प्रतिकूल परिणामों के साथ समझौता करना है। जीवन की समस्याओं के प्रति मेरा शुरुआती दृष्टिकोण कमोबेश वैज्ञानिक था, जिसमें 19वीं और 20वीं सदी के विज्ञान का सहज आशावाद भी शामिल था। एक सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी और मुझमें जो ऊर्जा और आत्मविश्वास था उसने आशावाद की भावना को और बढ़ा दिया था। एक प्रकार का अस्पष्ट मानवतावाद मुझे आकर्षित करता था। धर्म, जैसा कि आमतौर पर प्रचलित था, नेहरू जी के विचारों के अनुरूप नहीं था, क्योंकि वे सभी धर्मों के समकालीन प्रचलन को अंधविश्वास और कट्टरवाद से भरा हुआ पाते थे। इसके बावजूद नेहरू जी स्वीकार करते हैं कि धर्म ने मानव स्वभाव पर गहरा प्रभाव डाला है, मानवीय मूल्यों को आकार दिया है, महान व्यक्तियों को प्रेरित किया है, लेकिन साथ साथ अत्याचारियों को भी जन्म दिया है। नेहरू जी जीवन के उद्देश्यों पर विचार करने में वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को भी स्वीकार करते हैं, जिससे विज्ञान और धर्म के बीच सदियों पुराने संघर्ष को एक नया रूप सामने आता है। वे रहस्यवाद को अस्पष्ट और कमजोर पाते हैं। उनका झुकाव आध्यात्म दर्शन की ओर अधिक है, जिसके लिए कठिन चिंतन और तर्कपूर्ण विचार की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिकता, आत्मा का अस्तित्व, मृत्यु के बाद जीवन की पेचीदगियां ऐसे विषय हैं जो उन्हें आकर्षित करते हैं। फिर भी वे स्वयं को अज्ञेयवादी मानते हैं और इस विषय को धार्मिक आस्था के बजाय बौद्धिक परिकल्पना के रूप में देखते हैं। नेहरू जी जीवन में नैतिकता पर जोर देते हैं और वे गांधी जी के सही साधनों यानी कि एथिकल मीन्स के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित हैं। उनकी रुचि परलोक की अपेक्षा इस दुनिया में और वर्तमान जीवन की समस्याओं के निवारण में ही है। मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधाराओं ने
उनके बौद्धिक परिदृश्य का विस्तार किया। सोवियत संघ के ऐतिहासिक विश्लेषण और व्यवहारिक उपलब्धियों से नेहरू जी प्रभावित हुए। हालांकि उन्हें अति नियमन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए जाने पर आपत्ति है। वे मार्क्सवादी दर्शन को पसंद तो करते हैं, परंतु उससे पूर्णतः सहमत नहीं हैं। अपने जीवन दर्शन की व्याख्या करते हुए नेहरू जी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच संबंधों का भी विश्लेषण करते हैं। वे सामंजस्यपूर्ण जीवन, आंतरिक और बाहरी जीवन के बीच संतुलन और समाज के निरंतर विकास के महत्व पर जोर देते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने एक रूपरेखा प्रस्तुत की, लेकिन नेहरू जी जीवन की जटिलताओं की व्यवहारिक समझ पर ज़्यादा जोर देते हैं और वामपंथी समूहों के भीतर सैद्धांतिक विवादों से खुद को दूर रखते हैं। नेहरू जी के अनुसार विज्ञान की राह पर चलकर ही प्रगति संभव है। विज्ञान ने मानव जीवन में एक क्रांति की शुरुआत की है और वही हमारे अस्तित्व के रहस्यों को जानने की क्षमता रखता है। हालांकि नेहरू जी को विश्वास है कि विज्ञान से ही प्रगति होती है, परंतु वे सत्य और वास्तविकता को समझने के लिए अंतर्ज्ञान और अन्य अवैज्ञानिक तरीकों को भी पूर्णतया नहीं नकारते हैं। उनका मानना है कि एक जीवित दर्शन को आज की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, भले ही वह अज्ञात से जूझ रहा हो। नेहरू जी विज्ञान की तुलना अद्वैत वेदांत के साथ करते हैं। वे सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं से परे मूल अवधारणाओं में दिलचस्प समानताएं पाते हैं। वे विज्ञान को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जो जीवन में संतुष्टि और समझदारी ला सकता है, कैसे का उत्तर प्रदान कर सकता है, जबकि क्यों को व्याख्या के लिए खुला छोड़ सकता है। यद्यपि विज्ञान के प्रयोग से मनुष्य के जीवन को सुधारने की असीमित संभावनाएं हैं, नेहरू जी विज्ञान के विनाशकारी उद्देश्यों के संभावित दुरुपयोग को लेकर भी सशंकित हैं। वे लिखते हैं, यदि विज्ञान की प्रगति नैतिक अनुशासन और नैतिक सोच विचारों से विच्छिन्न और पृथक रही तो मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ताकत सिमट जाएगी और विनाश के भयानक उपकरण दूसरों पर प्रभुत्व चाहने वाले दुष्ट और स्वार्थी लोगों के हाथों में पहुंच जाएंगे और इस प्रकार विज्ञान अपनी महान उपलब्धियों का विनाश कर देगा। विज्ञान की सीमाओं पर प्रकाश डालने के बाद नेहरू जी दर्शन की सीमाओं और जीवन के स्थायी रहस्यों को भी स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व की जटिलताओं के बीच उसका अद्भुत साहस, त्याग, सहन शक्ति उसकी उत्कृष्टता के प्रमाण हैं। नेहरू जी के शब्दों में, मनुष्य का यह जज्बा कितना अद्भुत है। असंख्य असफलताओं के बावजूद युगों युगों से मनुष्य ने एक आदर्श, सत्य, आस्था, देश के सम्मान के लिए अपना जीवन और वह सब कुछ जो उसे प्रिय है बलिदान कर दिया। आदर्श बदल सकते हैं, लेकिन आत्म बलिदान की वह क्षमता बनी रहती है और उसके कारण मनुष्य को बहुत कुछ माफ़ किया जा सकता है और उसके लिए निराश होना असंभव है। आपदा के बीच भी उसने अपनी गरिमा और अपने प्रिय मूल्यों के प्रति अपना विश्वास नहीं खोया। प्रकृति की असाधारण शक्तियों का मामूली खिलौना, इस विशाल ब्रह्मांड में धूल के एक कण से भी कम, उसने प्राकृतिक शक्तियों की अवज्ञा की है और क्रांति के उद्गम स्थल अपने दिमाग से उनको काबू में करने की कोशिश की है। चाहे आकाश में कोई भी ईश्वर हो, मनुष्य में भी कुछ ईश्वर के अंश हैं और कुछ शैतान के भी अंश हैं। भविष्य अंधकारमय है, अनिश्चित है, लेकिन हम उस तक पहुंचने वाले रास्ते को दूर तक देख सकते हैं और उस पर दृढ़ कदमों से चल सकते हैं, ये याद रखते हुए कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। वो शक्ति जो अतीत में अनेक आपदाओं और संकट से गुजर कर भी जीवित है। ये याद रखना है कि जीवन में सभी बुराइयों के बावजूद आनंद और सौंदर्य भी है, और यदि हमें तरीका पता हो तो हम प्रकृति के तिलिस्मी जंगलों में कभी भी विचरण कर सकते हैं। ज्ञान और बुद्धिमत्ता क्या है? मनुष्य का प्रयास या ईश्वर की कृपा? इतना लुभावना, इतना महान, भय मुक्त होना, सांस लेना और ठहरना, नफरत से ऊपर उठा हुआ हाथ पकड़ना, सत्य, सौहार्द और सौंदर्य को सदा के लिए दिलों में सजाए रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नेहरू जी के ऐसे ही प्रेरणास्पद और ज्ञानवर्धक संदेश लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।